नमस्कार। आज हम ईरान और इजराइल के बीच जो सीधा टकराव शुरू हुआ है 13 जून 2025 से, उस पर बात कर रहे हैं। इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन से इसकी शुरुआत हुई। हमारे पास जो जानकारी है वो इस संघर्ष के पहले 6 दिनों पर आधारित है। हमारा मकसद है कि इन शुरुआती दिनों में क्या मुख्य घटनाएं हुई, अभी क्या हालात हैं और आगे क्या हो सकता है, इसे समझने की कोशिश करें। तो चलिए इसे थोड़ा खोल कर देखते हैं। ये सालों से जो एक शैडो वॉर चल रहा था, मतलब एक अप्रत्यक्ष लड़ाई, उससे तो ये बिल्कुल अलग है। कहीं ज्यादा गंभीर स्थिति है। इजराइल ने सीधे ईरान के जो अहम सैन्य और परमाणु ठिकाने हैं उन पर बड़े हवाई हमले किए। नतांज और इस्फहान जैसे केंद्र इसमें शामिल हैं। और खबरों के मुताबिक इन हमलों में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स मतलब IRGC के वरिष्ठ कमांडर और कुछ परमाणु वैज्ञानिक भी मारे गए हैं। बिल्कुल, ये पिछले पैटर्न से एक बहुत बड़ा बदलाव है। परमाणु और सैन्य बुनियादी ढांचे को सीधे टारगेट करना, खासतौर पर नतांज और इस्फहान जो उनके परमाणु कार्यक्रम के लिए इतने जाने जाते हैं। ये दिखाता है कि अब बात लुका छुपी की नहीं रही, अब ये सीधा टकराव है और इससे जाहिर है स्थिति की गंभीरता बहुत बढ़ गई है। हाँ, और रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही हैं कि इजराइल ने ईरान भर में 100 से ज़्यादा हवाई हमले किए हैं और निशाना बनाया गया है मिसाइल ठिकानों को, सेंट्रीफ्यूज प्लांट्स को जहां वो यूरेनियम संवर्धन करते हैं, और IRGC के बेस को भी। इजराइल ने तो हवाई श्रेष्ठता का दावा भी किया है, मतलब एयर सुपीरियॉरिटी का, और कहा है कि उसने करीब 200 मिसाइल लॉन्चर और 120 सैम बैटरियां नष्ट कर दी हैं। इसके जवाब में देखिए, ईरान ने भी सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें इजराइल पर दागीं। अनुमान है कोई 200 से 400 के बीच। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है। खबरें बता रही हैं कि इजरायली और जो उनके सहयोगी डिफेंस सिस्टम हैं, जैसे एरो इंटरसेप्टर्स, उन्होंने इनमें से 90 से 99% को हवा में ही रोक दिया। ये उनकी रक्षा तकनीक की जबरदस्त क्षमता दिखाता है। लेकिन इस कामयाबी की, जैसा आपने कहा, एक भारी कीमत भी है। जानकारी के अनुसार अकेले एरो इंटरसेप्टर पर ही इजराइल का खर्च प्रति रात लगभग $285 मिलियन आ रहा है, कि बहुत ज्यादा है। दूसरी तरफ ईरान के मिसाइल हमले अब कुछ धीमे पड़ गए हैं। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या उनके लॉन्चर तबाह हो गए हैं या वो संसाधन बचा रहे हैं किसी लंबी लड़ाई के लिए? देखिए, संभवतः दोनों ही बातें हो सकती हैं। शुरुआती हमलों में उनके लॉन्चरों को नुकसान जरूर हुआ होगा, लेकिन ये भी बिल्कुल मुमकिन है कि ईरान शायद लंबी लड़ाई की आशंका में अपने बचे हुए संसाधनों को अब ज्यादा सोच समझ कर इस्तेमाल कर रहा हो। और हताहतों पर भी दावे अलग अलग हैं। इजरायली अधिकारी कह रहे हैं करीब 24 मौतें और लगभग 592 घायल हुए हैं, जबकि ईरान का दावा है कि 224 से ज्यादा सैन्य कर्मी मारे गए हैं और कुछ नागरिक हताहत भी हुए हैं। आज संघर्ष का 6वां दिन है और तनाव तो बिल्कुल चरम पर है। ईरान के मिसाइल लॉन्च भले ही कम हुए हों, पर उनके सर्वोच्च नेता खामेनेई ने आत्मसमर्पण की किसी भी मांग को तो साफ खारिज कर दिया है। ईरान ने अमेरिका को सीधी चेतावनी भी दी है कि अगर अमेरिका इसमें दखल देता है तो फिर संपूर्ण युद्ध छिड़ सकता है। उधर अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप ने सिचुएशन रूम में बैठक की है और ये भी कहा जा रहा है कि ईरानी परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमले का विकल्प विचाराधीन है। हाँ, और इसे अगर हम बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो क्षेत्रीय और वैश्विक चिंताएं साफ नजर आ रही हैं। अमेरिकी सैन्य बेड़े इस क्षेत्र के करीब आ रहे हैं, जबकि जो सहयोगी देश हैं वो दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील कर रहे हैं। एक और अहम बात जो आपने कही, ईरान के घटते गोला बारूद का सवाल। क्या वो लंबे समय तक इसी तीव्रता से हमले जारी रख पाएगा? ये एक बड़ा प्रश्न है। तो अब तक का सार क्या निकलता है? अगर हम देखें तो एक बहुत तेज और विस्फोटक शुरुआत हुई, जिसमें आधुनिक रक्षा तकनीक का मुकाबला बड़े पैमाने पर किए गए हमलों से हुआ। इसकी आर्थिक कीमत बहुत ज्यादा है दोनों तरफ से, और अमेरिका के संभावित दखल के साथ स्थिति अभी भी बहुत अनिश्चित बनी हुई है। बिल्कुल। आगे जिन चीजों पर खास नजर रहेगी वो ये है, क्या अमेरिका सीधे तौर पर शामिल होता है? ईरान के पास असल में अब कितनी मिसाइल क्षमता बची हुई है? और क्या युद्ध विराम या तनाव कम करने की जो कूटनीतिक कोशिशें चल रही हैं वो कामयाब हो पाएंगी? और जाते जाते एक विचारणीय बिंदु, इन स्रोतों में जो रक्षा प्रणालियों की भारी लागत बताई गई है और ईरान के गोला बारूद की संभावित सीमा, इन सब को देखते हुए ये सोचना लाजमी है कि भले ही कोई पक्ष अपने तात्कालिक सैन्य लक्ष्य हासिल कर भी ले, क्या इस तरह का महंगा संघर्ष लंबे समय तक, मतलब आर्थिक रूप से, टिकाऊ हो सकता है? क्या आने वाले दिनों में सैन्य ताकत के साथ साथ आर्थिक दबाव भी एक निर्णायक भूमिका निभा सकता है? इस पर सोचने की जरूरत है।